प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने एक विमीय तरंग समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम त्रिविमीय तरंग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कि पहले हमने बताया कि तरंग गति क्या होती है, इसके अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है, यादृच्छिक तरंगें क्या होती है। फिर अपन ने निकाला था एक विमीय तरंगें का तरंग समीकरण निकाला था। अब आज बात करेंगे त्रिविमीय तरंग समीकरण की। तो त्रिविमीय तरंग समीकरण में क्या होता है कि जो वेव प्रोपोगेट करती है वो तीनों डायरेक्शन में करेगी, एक्स, वाई और जेड। इसके लिए सारा का सारा वो कोई चीज है, बस इसमें थोड़ा सा समझने की जो बात है, त्रिविमीय तरंग समीकरण, 3 डायमेंशंस वेव इक्वेशंस। तो माना कि एक तरंग स्वैच्छिक दिशा में v वेग से संचरण कर रही है और इस तरंग का स्रोत मूल बिंदु पर स्थित किसी समय t पर मूल बिंदु पर स्थित है। तो किसी समय t पर मूल बिंदु पर कण का जो विस्थापन होगा वो मैंने क्या मान लिया, साई मान लिया। साई को मैं निम्न रूप से कह सकता हूँ, साई इज इक्वल टू f इंटू एफ फंक्शन ऑफ t, समीकरण नंबर 1। अब यदि तरंग मूल बिंदुओं से गति कर r स्थित r वेक्टर स्थित किसी बिंदु x पर t0 पर पहुंचती है, तो मैंने वही बात की थी जैसे एक विमीय तरंग समीकरण के रूप में मैंने माना था कि जो डायग्राम आया था मेरा, वो डायग्राम इस तरीके का था। तो मैं बात कर रहा था कि x दूरी पर स्थित, तो यहाँ पर x की दूरी के स्थान पर मैंने क्या कह दिया कि r वेक्टर दूरी पर स्थित, इस x की जगह मैंने क्या कर दिया, r वेक्टर दूरी पर स्थित है कोई दूसरा बिंदु p है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास दूसरा समीकरण आएगा, यदि तरंग मूल बिंदु O से गति कर r वेक्टर स्थित सदिश वाले किसी बिंदु P पर समय t0 पर पहुंचती है, तो सूत्र है अपने पास समय बराबर दूरी बटा वेग। ठीक है, इससे मेरे पास दूरी तो क्या होगी, r वेक्टर का मोडिशंस और तथा वेग v आ गई। r वेक्टर को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, का जो मोड होता है r वेक्टर का, वो लिख सकता हूँ r के बिंदु में r वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ r वेक्टर r के तरंग संचरण की दिशा में एकांक सदिश है और संचरण का जो नेतांक है वो क्या है, मेरे पास k है। तो k बराबर हम जानते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, जिसे मैं कह सकता हूँ k इज 2 पाई अपॉन लैम्डा और इसको कह सकता हूँ ओमेगा अपॉन v। इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा अपॉन k प्राप्त हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इसलिए बिंदु P पर तरंग को पहुंचने में जो लगा समय है वो क्या कहलाएगा, इस t0 के अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, अर्थात r कैप इनटू r वेक्टर अपॉन v। समीकरण नंबर 2 के अंदर समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर मेरे पास आ जाएगा कि t0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t0 इज इक्वल टू k इनटू r कैप इनटू में r वेक्टर अपॉन में ओमेगा। तरंग संचरण की दिशा में k वेक्टर का मान होता है k इनटू r कैप, को तरंग संचरण सदिश कहते हैं। ये संचरण नेतांक हो गया, इसको r कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो k वेक्टर के बराबर प्राप्त हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, इसे तरंग संचरण सदिश कहूंगा, जिसके इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो k इंटू r कैप था वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें k कैप के रूप में, k वेक्टर के रूप में। इसलिए t0 इज इक्वल टू हो जाएगा k वेक्टर इंटू r वेक्टर अपॉन ओमेगा। समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है। अतः P बिंदु पर जो विस्थापन प्राप्त हुआ, उस P बिंदु विस्थापन को मैं कहूंगा साई इज इक्वल टू f इंटू टी माइनस का t0, या साई इज इक्वल टू f इंटू टी माइनस का t0 क्या कहूंगा, k वेक्टर r वेक्टर अपॉन में ओमेगा। तो k वेक्टर r वेक्टर अपॉन में ओमेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अतः समीकरण 5 स्वैच्छिक दिशा में प्रगामी तरंग का समीकरण। इसी प्रकार माइनस r दिशा में, ये तो अपन किसकी बात कर रहे थे, यदि वेव है जो प्लस r वेक्टर दिशा में गति कर रही है तो उसमें तरंग का समीकरण बताया। अब यदि माइनस r दिशा में गति कर रही है तो तरंग का समीकरण, समीकरण 5 में तो क्या था, समीकरण 5 देखिए, समीकरण 5 में था साई इज इक्वल टू f इनटू टी माइनस का k वेक्टर r वेक्टर अपॉन ओमेगा। तो ये तो था क्या, r दिशा में, r वेक्टर दिशा में यदि तरंग गति कर रही है,
यदि माइनस आर दिशा में होगा तो इस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इससे समीकरण नंबर 6 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर मेरे पास 6 प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण नंबर 6 से आर वेक्टर दिशा में गतिशील तरंग के जो विस्थापन का समीकरण होगा अर्थात प्लस एक्स दिशा और माइनस एक्स दिशा दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो जो माइनस आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर थी उसके अंदर तो फंक्शन से एफ था और प्लस वाला जो माइनस आर वेक्टर दिशा थी उसके अंदर फंक्शन है जी है। तो इन दोनों को रख दिया मेरे पास। तो समीकरण नंबर मेरे पास साइन की वैल्यू जो प्राप्त हुई f इंटू टी माइनस का के वेक्टर आर वेक्टर अपॉन ओमेगा प्लस जी इंटू टी प्लस के वेक्टर आर वेक्टर अपॉन में ओमेगा होता है। माना तरंग संचरण सदिश के घटक क्रम से क्या है? के घटक क्या है? kx ky और kz। इसी प्रकार से r वेक्टर के घटक क्या होंगे? x y और z। तीनों डायरेक्शंस होंगी। अतः k वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? kxx प्लस में kyy प्लस kz। हम सब जानते हैं। अतः समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गया। तो k वेक्टर r वेक्टर की जगह तो हम ये कहेंगे और मैं यदि इस k स्क्वायर करूंगा तो k स्क्वायर का मतलब होता है कि x स्क्वायर प्लस ky का स्क्वायर प्लस में kz का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ठीक है। और k वेक्टर r वेक्टर की जगह में ये वैल्यू समीकरण नंबर 8 समीकरण नंबर 7 में रख देता हूं। रखने पर मेरे पास क्या आएगा? साइज इक्वल टू f इंटू टी माइनस का kxx प्लस में kyy प्लस में kz अपॉन ओमेगा प्लस में g इंटू टी प्लस kxx प्लस में kyy प्लस में kz अपॉन ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 10 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर t माइनस का ये जो वैल्यू है माइनस वाली उसको तो मैंने माना जैसे एक भी में समीकरण माना था u के बराबर और तथा प्लस वाली वैल्यू को मैंने माना था किसके बराबर? w के बराबर। ठीक है। तो ये मेरे पास समीकरण नंबर 11 आ गया। समीकरण 11 को समीकरण नंबर 10 में पुट करता हूँ। ठीक है। तथा इनको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। पहले t के रेस्पेक्ट में करूंगा और फिर किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? आगे फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 11 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो del u अपॉन del t इक्वल टू 1 होता है तथा del w अपॉन del t इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये समीकरण नंबर 12 हो गया। समीकरण 10 में समीकरण 11 से मान रखा तो रखने पर मेरे पास आ जाएगा साइज इक्वल टू क्या आ गया? fu प्लस में gw। सीधा समीकरण नंबर 13 प्राप्त हो गया। समीकरण 13 को फिर मैंने क्या किया? इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। t के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया तो पहले करेंगे तो del psi अपॉन del t प्राप्त हो गया प्लस में del स्क्वायर fu और del स्क्वायर प्लस में del u अपॉन में del t प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी प्लस में del g अपॉन del w इनटू del w अपॉन में del t। del t आएगा तो अपन पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि del u और del t इक्वल टू 1 होता है तथा del w अपॉन del t इक्वल टू 1 होता है। ये समीकरण नंबर 12 को इसमें समीकरण में मैंने यूज किया। तो डबल जो अंकुलन करते हैं इसमें रखने पे मेरे पास समीकरण नंबर 14 ये प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 14 क्या है? del स्क्वायर psi अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू del स्क्वायर fu अपॉन में del स्क्वायर प्लस में del स्क्वायर gw अपॉन में del w स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 14 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 13 को पृथक x तथा y के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन करने पर अब मैंने क्या किया? तो समीकरण नंबर 13 था, पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो समीकरण नंबर मेरे पास 14 प्राप्त हो गया। अब मैं x, y और z तीनों को अलग-अलग दो बार आंशिक अवकलन करूंगा और आंशिक अवकलन करने पर मेरे पास जो समीकरण प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा del स्क्वायर psi अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इनटू del स्क्वायर fu अपॉन del u स्क्वायर प्लस में del स्क्वायर gw अपॉन में del w स्क्वायर। इसी प्रकार से y के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। इसी प्रकार से मेरे पास z के रेस्पेक्ट में समीकरण नंबर 15 प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 15 को मैंने जोड़ दिया। तीनों समीकरणों को मैं जोड़ूंगा। जोड़ने के बाद मेरे पास यहाँ पे कॉमन संख्या बाहर आ जाएगी kx स्क्वायर प्लस में ky का स्क्वायर प्लस में kz का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर तथा ये वैल्यू ऐसे कैसे प्राप्त होगी। और इसको मैं कह सकता हूँ कि del स्क्वायर इसको क्या कहूंगा? मैं साई कहूंगा। del स्क्वायर साई इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू del स्क्वायर f अपॉन del स्क्वायर प्लस में del स्क्वायर gw अपॉन में del w स्क्वायर। समीकरण नंबर 9 से तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो del स्क्वायर की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी del स्क्वायर del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y का स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन में del z का स्क्वायर। दिस इज द लैप्लासियन ऑपरेटर। इसे मैं क्या कहूंगा? लैप्लासियन ऑपरेटर कहूंगा। तो del स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये प्राप्त होगी। तो समीकरण नंबर 16 से तो जो x के रूप में था वो समीकरण नंबर 16 आया था। t के रेस्पेक्ट में मेरे पास समीकरण नंबर 14 आया। अर्थात मैं कह सकता हूँ समीकरण नंबर 14 व 15 से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा
14/15 से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आया 14/16 से डेल स्क्वायर साई इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने मान रखा, कहां से, इस समीकरण नंबर 16 में समीकरण नंबर 14 से मैंने मान रख दिया। मान रखने पर मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई कि डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। इससे मेरे पास आ जाएगा कि v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k होता है, इसलिए डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर प्राप्त होता है। और चूंकि v बराबर क्या है, ओमेगा अपॉन k होता है, इसलिए समीकरण नंबर 17 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेल स्क्वायर साई और डेल टी स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इनटू में डेल स्क्वायर साई। इसीलिए समीकरण नंबर 18। तो समीकरण नंबर जो 18 है वो है त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण है, त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण। तो ये आपसे पूछ सकता है कि त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण बताइए, तो आप समीकरण नंबर 18 को सोल्व करना है, इसके बारे में लिखना है, इसको पूरा का पूरा ड्राइव करके आपको बताना है। अब समीकरण जो माना कि जिस प्रकार से एक विवेक समीकरण में माना था कि उसका जो सॉल्यूशंस है वो माना था y इज इक्वल टू a इनटू sin ओमेगा t माइनस kx। ये थ्री विवेक डायरेक्शन से है, तो इसलिए इसका समीकरण का जो हल होगा psi इज इक्वल टू साई 0 इनटू sin ओमेगा t माइनस का kr। ओमेगा कोणीय आवर्ती, t समय है, k एक संचरण नियतांक है, तीनों डायरेक्शंस में इसी प्रकार से r भी संचरण नियतांक है जो x y z का घटक है। ठीक है, साई 0 मेरे पास इसका एम्पलीट्यूड है, साइन और कोसाइन के रूप में हल होगा। इसको अपन सोल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये होता है कि नहीं। तो पहले तो इसको t के रेस्पेक्ट में 2 बार समाकलन करूंगा समीकरण नंबर 19 को, फिर समीकरण 19 को r के रेस्पेक्ट में 2 बार समाकलन करूंगा, सॉरी अवकलन, 2 बार अवकलन करूंगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो उसका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होता है कि इनका जो त्रिविमीय का जो अवकल समीकरण होगा वो इस प्रकार का होता है, जहां पर साई 0 क्या है, इसका आयाम है, ओमेगा कोणीय आवर्ती है, k संचरण सदिश है और r सदिश सदिश दूरी है। इस प्रकार से मेरे पास त्रिविमीय तरंग समीकरण प्राप्त होता है। और इस त्रिविमीय तरंग समीकरण से मैं उसका समीकरण फाइंड आउट करता हूँ, थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे ये मेरा टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद में इसके जो उदाहरण है, कुछ एक दो उदाहरण है ना, तरी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें किस प्रकार से होती है, ठीक है, उसके एक दो उदाहरण है, उसको इसके बाद में हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।